गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। अभी 5 मिनट में स्टार्ट करते हैं, बाकी लोग भी ज्वाइन हो जाएंगे। इज माई स्क्रीन विजिबल? यस मैम। नो नो ओके। मैम, नो मैम, ब्लैक आ रही है मैम। ब्लैक आ रही है, रुको। यस मैम। अब दिख रही है? यस मैम। ओके। तो लास्ट क्लास में किसी को डाउट है? हमने कि ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम हमने ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम का हमने देखा था कि कैसे करना है, कैसे फिजिबल सॉल्यूशन निकालना है। हमने वैम के थ्रू निकालना सीखा था, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पेनल्टी निकाल के। तो वहां तक किसी को डाउट है मेथड में वैम कैसे यूज किया था? सबको समझ में आ गया था ना वहां तक? वैम हमने यूज किया था, वोगल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड। हेलो, एम आई ऑडिबल? यस मैम। यस मैम। मोडी, हाँ यही बढ़ाना है। यस। ये आगे फिर स्टार्ट करें? यस मैम। यस मैम। ओके, ठीक है। अभी तक जो भी हमने पढ़ा था उसमें हमें फिजिबल सॉल्यूशन मिला था कि जो हमने वैम यूज किया था उससे सिर्फ हमें फिजिबिलिटी का पता लगा था। पर क्या होता है कि अब हमें ऑप्टिमल सॉल्यूशन भी चाहिए। अब हमने जब इसका
जनरलाइज फॉर्म देखा था, तो हमने देखा था ना कि इसे हम एलपीपी फॉर्म में भी लिख सकते हैं, जब हमने जनरलाइज फॉर्म पढ़ा था। तो अब हम इसमें क्या चाहिए, हमें मोदी का ऑप्टिमल सॉल्यूशन, मोदी मेथड है आपका एक, जिससे हम ऑप्टिमल सॉल्यूशन निकालते हैं आपके ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम का। मोदी की फुल फॉर्म क्या है, मॉडिफाइड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। अब इसमें मोदी मेथड में हम क्या के स्टेप्स है, कैसे करते हैं वो देखो। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हमने बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन निकालते हैं। वो कैसे, आप मतलब कि जैसे आप सबसे पहले वैम से निकालते हो ना सॉल्यूशन, फिजिबल सॉल्यूशन, तो वैसे ही निकालना है आपको, कि आपको वैम से सॉल्व करना है, और सॉल्व करने के बाद आपके पास फिजिबल सॉल्यूशंस आ जाएंगे। फिजिबल सॉल्यूशन इन द फॉर्म ऑफ जो आपके एलोकेशंस होते हैं मैट्रिक्स में, आप फाइनल एलोकेशंस जो मैंने उस दिन भी दिखाए थे, वहां तक आपको करना है, फिजिबिलिटी तक। उसके बाद आपको क्या करना है कि आपको इनिशियल बेसिक फिजिबल आपको नॉन डिजनरेट सॉल्यूशन निकालना है। नॉन डिजनरेट सॉल्यूशन का मतलब कि m+n-1 आपके ऑक्यूपाइड सेल्स होने चाहिए, जो ऑक्यूपाइड सेल्स मतलब आपके इक्वल टू m+n-1 होने चाहिए। तो इसमें आप क्या करते हो, मोदी मेथड में आप यूआई और वीजेस निकालते हो कॉलम्स और रोज के लिए। रोज के लिए आप यूआईज निकालते हो, ये सिर्फ नोटेशन है यूआई और वीजेस। इसके लिए इसमें आप अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एक आएगा, इसमें अपॉर्चुनिटी कॉस्ट उसका यूज करोगे। तो आप क्या करोगे कि यूआई और वीजेस निकालोगे, और उसके बाद फिर जी को 0 रख लोगे। और आप ये मैं जब आपको क्वेश्चन करूंगी तो आपको और ज्यादा क्लियर होगा, अभी सिर्फ स्टेप सुन लो कैसे क्या करते हैं। आप यूआई और वीजे हर एक रो और कॉलम में असाइन करोगे, और उसके बाद क्या करोगे कि उनमें से एक यूआई या वीजे को 0 पुट कर दोगे। अब 0 किसको पुट करोगे, जिसमें आपके मैक्सिमम नंबर ऑफ एलोकेशंस हो रहा होगा, चाहे वो रो में हो या फिर कॉलम में। लाइक अगर आपका थर्ड रो में हो रहा है मैक्सिमम एलोकेशंस, मैक्सिमम नंबर ऑफ एलोकेशंस, लाइक 3 जगह हो रहा है आपके 3 कॉस्ट में आपका एलोकेट हो रहा है, तो आपके मैक्सिमम नंबर ऑफ एलोकेशंस हो गए, तो वहाँ आप जो भी कॉरस्पॉन्डिंग यूआई या वीजे होगा उसको 0 पुट कर दोगे। और उसके बाद आप ये आपको एक रिलेशन गिवन है कि सी आई जी इक्वल टू यू आई प्लस वीजे। सी आई जी आपका क्या है, जो कॉस्ट आपको गिवन होती है ना, आई जे आई रोथ और जेथ कॉलम में, वो वाली कॉस्ट है। तो ये रिलेशन से आपको बाकी सारे यू आई और वीजेस भी मिल जाएंगे। जब आपको सारे यू आई और वीजेस मिल जाएंगे तो आप क्या करोगे, आप अपॉर्चुनिटी कॉस्ट निकालोगे। किस रिलेशन से, ये डी आई जी इक्वल्स टू सी आई जी माइनस यू आई प्लस वीजे। अब इसके निकालने का हमारा रीजन क्या है कि हम ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट निकालते क्यों है, ये हमें फिजिबिलिटी का बताता है, और फिजिबिलिटी तो सॉरी हमें पता लगी गई है। अब इसे हम ये बताता है कि ऑप्टिमल है या नहीं, ऑप्टिमल है या फिर अल्टरनेट सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, ये सब बताता है। मतलब इस पे हमें हमारी कंडीशन बेसिकली डिपेंड करते हैं कि हमारा सॉल्यूशन कैसा है। अगर आपका DIJ ग्रेटर देन, और ये DIJ आपका निकलता है किसके लिए, सिर्फ अनऑक्यूपाइड सेल्स के लिए निकलता है। अनऑक्यूपाइड सेल्स के लिए क्यों निकलता है, क्योंकि बेसिकली आपका एक तो ऑप्टिमलिटी चेक करने के लिए, और बाकी क्या होता है कि आपका जो अल्टरनेट सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है, तो उसका मतलब ये होता है ना कि आपके बेसिक, जब आप मैट्रिक्स बनाते हो सिंप्लेक्स का, कि आपके जो बेसिक मैट्रिक्स है, मतलब कि इस वेरिएबल के अलावा, जैसे अगर x1 x2 आपके बेसिक मैट्रिक्स में आ रहे हैं इन ऑप्टिमल सॉल्यूशन, तो अगर आपका अल्टरनेट सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा होगा, तो इसका मतलब ये है कि आपका x1 या x2 की जगह कोई और वेरिएबल आ सकता है जो आपको सॉल्यूशन सेम देगा, और वो ऑप्टिमल होगा। तो दैट्स व्हाई हम यहाँ पे अनऑक्यूपाइड सेल्स के लिए कैलकुलेट करेंगे DIJ, आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अब इसकी कंडीशंस क्या है हम लोग देखते हैं कि आपकी जो DIJ अगर ग्रेटर देन 0 है, आपकी DIJ की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 आ जाती है, तो आपका करंट सॉल्यूशन जो भी बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन होगा वो ऑप्टिमल होगा। और अगर आपकी DIJ इक्वल टू 0 होगी, तो आपका क्या होगा, जो करंट बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन होगा उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब वहाँ पे ऑल्टरनेट सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा होगा। और अगर आपका DIJ लेस देन 0 होगा, जैसे आपका ZJ माइनस CJ अगर लेस देन 0 हो जाता था, तो आपका क्या होगा कि ये जो इम्प्रूव सॉल्यूशन है, आपको एक इम्प्रूव सॉल्यूशन मिल सकता है। जब हमें पता होता था कि जब हम मैक्सिमाइजेशन या मिनिमाइजेशन के केस में ZJ माइनस CJ लेते थे, और वो लास्ट में अगर लेस देन 0 आता, तो हमें पता होता था कि हमें नेक्स्ट टेबल की तरफ जाना है, हमें एक इम्प्रूव सॉल्यूशन मिल सकता है। तो ये हमारा DIJ लेस देन 0 के केस में है सेम। ये सिंपल, जैसे आप ZJ माइनस CJ वैसे करते थे, सेम वही ही है। और जो ऑक्यूपाइड सेल जो की लार्जेस्ट नेगेटिव वैल्यू होगी DIJ, वो आपके नए ट्रांसपोर्टेशन टेबल के शेड्यूल में जाएगा। मतलब कि वही जैसे ZJ माइनस CJ में लेस देन 0 है, अगर आपकी जो मोस्ट नेगेटिव वैल्यू होती है उसे ही आप एंटर करते थे ना इम्प्रूव सॉल्यूशन में, तो वही कंसेप्ट यहाँ पे है कि आपकी ZJ माइनस CJ की जहाँ पे भी मोस्ट नेगेटिव वैल्यू होगी वो आपकी एंटर करेगी ट्रांसपोर्टेशन टेबल में।
तो यहाँ तक ये वाला समझ में आया कि ऑप्टिमल और ऑल्टरनेट, और ये इसका क्या मेनली आपका यूज ये वाला होगा कि आपको इम्प्रूव सॉल्यूशन निकालने होंगे। डीआईजी ग्रेटर देन 0 तो आप सिंपल लिख दोगे कि ऑप्टिमल है, 0 है तो आप लिख दोगे कि सिंपल की ऑल्टरनेट सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। पर लेस देन 0 में है कि आपको दोबारा से ट्रांसपोर्टेशन टेबल बनानी पड़ेगी, उसमें नया वेरिएबल, नया एलोकेशंस करनी पड़ेगी। और किस बेसिस पे करनी पड़ेगी कि आपकी जो अनऑक्यूपाइड सेल्स है उसमें जो मोस्ट नेगेटिव वैल्यू होगी डीआईजे की, उसके कॉरस्पॉन्डिंग आपको नए ट्रांसपोर्टेशन शेड्यूल मिलेगा। तो एम आई क्लियर यहाँ तक? मैम एक एग्जांपल से वॉक थ्रू करा दो। हाँ वो मैं अभी कराती हूँ, एक बार स्टेप पढ़ लो उसके बाद फिर मैं कराती हूँ, एग्जांपल है ही नीचे। उसके बाद देखो स्टेप 4 में आप क्या करोगे कि आप एक लूप बनाओगे। अब लूप कैसे बनाओगे आप? लूप मीन्स कि क्लोज पाथ होना चाहिए, और ये नहीं कि आपकी की जैसे यहाँ अभी मैं नीचे बताऊंगी कि मतलब कि कंटिन्यूअस होना चाहिए, ये नहीं कि कहीं ब्रेक कर रहा है वो। और ऐसा है कि हम क्या क्या सिलेक्ट करना है, हमें एक अनऑक्यूपाइड सेलेक्ट करना है, और जैसे मोस्ट नेगेटिव वाला था ना उसमें हमें पॉजिटिव मार्क करना है, और उसके बाद फिर जो बाकी जो हमारा आएंगे कॉर्नर्स पे उन्हें नेगेटिव मार्क करना है। मैं आपको ये क्वेश्चन से ही समझाती हूँ। अब देखो ये आपको एक क्वेश्चन दे रखा है, ये हमने लास्ट टाइम भी किया था ना सेम क्वेश्चन। तो इसे अगर हम, ये मैंने NWCM से सॉल्व कर रखा है वैसे बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन के लिए, पर आप लोगों को वैम से सॉल्व करना है क्योंकि आपके सिलेबस में वही है। तो जब आप लोग इसे वैम से सॉल्व कर लोगे तो सपोज करो आपका, मैंने किसी भी मेथड से सॉल्व करोगे तो सपोज करो आपका ये आंसर 1 2 4 5 ये आपका इनिशियल सॉल्यूशन है, और ये आपकी जो मैट्रिक्स में मैंने बनाया हुआ है ये एलोकेशंस की हुई है, ये आपकी बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन मतलब कि एलोकेशंस है, फिजिबल एलोकेशंस है। तो अब आप मोदी मेथड लगाओगे। अब मोदी मेथड में मैंने क्या कहा था, पहले आप यूआई और वीजेस डिफाइन करोगे। तो देखो अब यूआई और वीजे सिर्फ नोटेशंस है, आपको ये नहीं कि कहीं बोलो कि यहाँ यूआई क्यों लिखा और यहाँ वीजेस क्यों लिखा है। तो आपने देखो कि रो के कॉरस्पॉन्डिंग आपने यूआई डिफाइन कर लिया और वीजेस आपने कॉलम के कॉरस्पॉन्डिंग कर लिए। अब आप देखो मैक्सिमम एलोकेशन कहाँ थी हमारी, मैक्सिमम एलोकेशन या तो सेकंड रो में है या थर्ड रो में है, ठीक है ना। मैक्सिमम एलोकेशन कैसे देखा, देखो यहाँ पे दो एलोकेशन हो रही है, एक 30 पे एक 10 पे, और यहाँ और थर्ड रो में भी दो एलोकेशन हो रही है 15 पे या 10 पे, या फिर आप कॉलम का भी देख सकते हो कि या तो 19 या 30 ये भी दो एलोकेशन हो रही है और सेकंड में भी दो एलोकेशन हो रही है। मतलब कि अब ये है ना कि दो से ज्यादा तो कहीं नहीं हो रही, तो आप या तो U2 को 0 रखो या फिर U3 को, या फिर V1 को 0 रखो या फिर V2 को, मतलब इन चारों में से एक ही को 0 रखोगे। तो ये समझ में आया कि 0 हम कैसे रख रहे हैं, इनिशियल हम कैसे 0 रख रहे हैं एक वेरिएबल को। गाइस समझ में आया कैसे 0 रख रहे हैं इनिशियल? नहीं मैम नहीं आया समझ। देखो आपने ये वेरिएबल्स ले लिए U1 U2 U3 V1 V2 V3। अब आपको कैसे ये इनमें से एक वेरिएबल को 0 रखना है, कैसे रखोगे? जो नंबर ऑफ एलोकेशंस देखने हैं आपके, जो आपने बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन निकाला था, आपने एलसीएम से सपोज करो ये बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन है आपका, इसमें आप नंबर ऑफ एलोकेशन देखो। पहले आप बताओ इसमें टोटल नंबर ऑफ एलोकेशंस कितने हैं? 5 5 है ना। अब देखो इसमें फर्स्ट रो में कितने एलोकेशंस है? 1 और बाकी सेकंड में, दो दो। हाँ, और ऐसे ही कॉलम में देखो आप फर्स्ट और सेकंड रो में दो दो है और बाकी थर्ड में एक है। हाँ तो आपको देखना है रो और कॉलम में से किस में सबसे ज्यादा एलोकेशन हो रही है, तो वो कहाँ हो रही है? दो एलोकेशन मतलब सिर्फ मैक्सिमम तो सिर्फ रो सेकंड वाइज देखना है या सिर्फ कॉलम वाइज? कहीं भी देख सकते हो, कैसे भी देख सकते हो, रो या कॉलम। सेकंड या थर्ड कॉलम ले, सेकंड या थर्ड रो ले सकते हैं और फर्स्ट या सेकंड कॉलम ले सकते हाँ एग्जैक्टली ऐसे ही लेना है। तो हम कुछ भी लिख सकते हैं, या तो हम सेकंड कॉलम के कॉरस्पॉन्डिंग जो वेरिएबल होगा उसको 0 ले लेंगे, या फर्स्ट कॉलम के, या फिर सेकंड रो या थर्ड रो, उनमें उन चारों में से एक ही को 0 लेना है, ये नहीं कि सबको 0 ले लो। तो मैंने यहाँ पे क्या किया है कि मैंने U2 को 0 लिया है, मतलब सेकंड रो के कॉरस्पॉन्डिंग जो मेरा वेरिएबल था उसे 0 लिया है। आप समझ में आया 0 कैसे लिया हैं। ओके बाकी लोगों को?
हम आगे मैम पर ये U1 -11 U3 5 ये आगे बता रही हूँ अभी, बस अभी तो स्टार्ट ही हुआ है कि U2 हमने 0 लिया है, अभी यही सोचो कि बाकी Okay. आगे की कैलकुलेशन है। अब हमने क्या करना है कि हमारे जो हमने रिलेशन देखा था कि सी आई जे इक्वल टू यू आई प्लस वी जे, ये हमें हमारे पास रिलेशन है। अब इससे आपको क्या करना है, बाकी सारी वैल्यूज कैलकुलेट करनी है। अब देखो आप C21 कैसे कैलकुलेट करोगे। C21 आपकी क्या है, U2 प्लस V1। अब U2 प्लस V1 यहाँ पे मतलब आपने वो रखा है, आपने क्या बोलते हैं वैल्यूज रखी है आई और जे की, जैसे C21 में 2i है और i j है, तो j1 है, तो U2 प्लस V1। अब C21 आपका कितना है, कॉस्ट है Cij आपकी, तो C21 आपकी सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम, तो ये आपकी कॉस्ट कितनी है 30, और U2 आपका क्या है 0 और प्लस V1, तो V1 की वैल्यू आपकी आ गई 30। समझ में आया V1 की वैल्यू कैसे निकाली। हाँ ऐसे ही आप V2 की निकालोगे, V2 की क्या है C22 इज गोस टू U2 प्लस V2 10 इक्वल टू 0 प्लस V2 की वैल्यू आपकी 10 आ गई। ऐसे आप बाकी सारी वैल्यूज भी निकाल लोगे। और बेसिकली हमें निकालने ज्यादातर तो उसी के लिए है ना, अनऑक्यूपाइड सेल्स के लिए, क्योंकि हमें अनऑक्यूपाइड सेल्स पे हमारे रिलेशंस है, राइट। तो ये आपने अनऑक्यूपाइड सेल्स के लिए सारी वैल्यूज निकाल ली। अब देखो आपको ये आपको एक रिलेशन गिवन था, ये आप डी आई जे, ये आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। जैसे हम वहाँ पे देखते थे ना सिंप्लेक्स में जेड जे माइनस सी जे, वैसे ही ये जेड जे माइनस सी जे गिवन है आपको। तो इसकी क्या हमने वो पढ़ी थी रिलेशंस की, अगर वो ग्रेटर देन 0 है तो वो आपका है ऑप्टिमल, और अगर आपका ये डी आई जे इक्वल टू 0 है तो इसका मतलब है कि उसमें ऑल्टरनेट सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है, और अगर ये लेस देन 0 है तो इसका मतलब है कि आपको क्या, आपको इम्प्रूव सॉल्यूशन मिलेगा। तो देखो आपका ये D12 तो आपका ग्रेटर, और इसकी फॉर्मूला क्या होता है Cij माइनस यू आई प्लस वी जे। अब जैसे D12 है तो C12 माइनस U1 प्लस V2। अब देखो C12 मैंने क्या निकाला था, C12 मेरा, C12 मैंने यहाँ पे निकाला नहीं हुआ है, आप निकाल लेना 15 आएगा। C12 तो सॉरी यही है ना आपका कॉस्ट है, C12 आपकी कितनी है 15 है कॉस्ट। अनऑक्यूपाइड सेल्स के लिए निकाल रहे हैं माइनस U1 आपका क्या निकाला था -11 प्लस V2 क्या आया था आपका, V2 आया था आपका 10 प्लस 10, तो आपका ये वैल्यू आ जाएगी 16 विच इज ग्रेटर देन 0, तो दैट्स व्हाई इट्स ऑप्टिमल। अब ये ऐसे ही हम D13 निकालेंगे, वो ग्रेटर देन 0 आ जाएगा, तो वो भी आपका ऑप्टिमल हो जाएगा। D23 निकालेंगे, वो ग्रेटर देन 0, वो भी आपका ग्रेटर देन 0 होगा, और ये क्या आ जाएगा ऑप्टिमल। अब आपने D31 निकाला तो उसमें आपका क्या आया लेस देन 0, मतलब कि आपका क्या है कि यहाँ पे आपके इम्प्रूव सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। अब आप देखो, अब आगे नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं कि अब आप आगे क्या करना है। हमने यहाँ तक कर लिया था, इम्प्रूव सॉल्यूशन के बाद आपको क्या करना है कि एक थीटा लेना है। अब थीटा आप कैसे लोगे यहाँ पे कि आपको जो, एक सेकेंड यहाँ पे कुछ मिसिंग है, D31 के कॉरस्पॉन्डिंग आपका था ना, एक सेकेंड ये देखते हैं पहले कि आपको लूप बनाना है एक अनऑक्यूपाइड सेल के, जिसमें लार्जेस्ट नेगेटिव अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगी, और स्टार्ट द क्लोज पाथ विद सेलेक्टेड अनऑक्यूपाइड सेल एंड मेक ए पॉजिटिव इन दिस सेल। Trace a path along the rows or columns to make an occupied cell. Make the corner with negative and count down the column or row to an occupied cell and mark the corner with positive and negative. Close the path. Select the smallest quantity among the cell marked with negative sign on the corners and allocate this value. ठीक है, तो इसमें आपको क्या करना है कि आपको कॉर्नर, आपको अनऑक्यूपाइड सेल देखना है। देखो पहले तो हमने क्या किया था कि आपका DIJ था, यहाँ तक समझ में सबको आ गया था ना कि DIJ नेगेटिव था आपका, यहाँ पे -27 लेस देन 0, तो यहाँ पे आपका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा इम्प्रूव सॉल्यूशन। अब D31 देखो आपका कहाँ, यहाँ पे थर्ड रो और सेकंड फर्स्ट कॉलम में एग्जिस्ट करेगा। अब देखो यहाँ पे अनऑक्यूपाइड सेल का क्या था, मिनिमम वाला लेना है आपको 8 था। अब देखो यहाँ पे आप क्या असाइन कर दोगे, एक थीटा वैल्यू असाइन कर दोगे, इस थीटा की वैल्यू पॉजिटिव होगी। अब आप देखो यहाँ पे आप
लूप बनाओगे जो कि क्लोज लूप होगा। अब आप देखो यहाँ पे नेक्स्ट जो आपका जहाँ पे एलोकेशन हो रही होगी ना, आप वहां पे जाओगे, लाइक 15 पे हो रही है, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे 15 माइनस थीटा करोगे, और जो आपका जहाँ पे 10 है, मतलब कि उसके बाद आप क्लोज लूप, मतलब कि आपको यहीं पे आना है, यहीं से स्टार्ट होना है और यहीं पे आना है। और अब देखो नेक्स्ट आप एलोकेशन पे जाओगे तो वो 10 है, अब आपको क्या करना है, 5 प्लस थीटा करना है, मतलब प्लस माइनस ये ऑल्टरनेट चलेंगे। और ऐसे ही यहाँ पे 30 है, अब आपको क्या करना है, यहाँ पे 10 माइनस थीटा करना है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। और यहाँ तक समझ में आया ये लूप कैसे बनाया है? नहीं, ये वर्टिकली प्लस माइनस करना है और हॉरिजॉन्टली प्लस माइनस। नहीं, ये देखो, ये आपको ऐसे देखना है कि आप जैसे यहाँ से हॉरिजॉन्टली गए, जैसे 8 पे आपने थीटा असाइन किया, ये समझ में आ गया आपको कि आपका अनऑक्यूपाइड सेल पे ही थीटा, जैसे D31 आपका लेस देन 0 था ना, तो D31 हाँ। आपकी 8 वैल्यू है, तो यहाँ पे आपने थीटा असाइन कर लिया, ठीक है, थीटा असाइन कर लिया जो कि पॉजिटिव वैल्यू होगी। अब देखो, अब यहाँ पे 8 से आप 15 पे गए, 15 कॉस्ट वाला देखना। अब देखो यहाँ पे हाँ। एलोकेशन कितना है, 15, अगर आप कुछ ऐड करोगे तो कुछ माइनस भी करोगे, हाँ। क्योंकि इस रो में आपकी जितनी भी डिमांड होगी तो वो तो आपको उतनी ही रहेगी ना, तो अगर आपने थीटा ऐड किया है तो यहाँ इस रो में थीटा माइनस भी तो करोगे। हाँ। अच्छा, तो मतलब जो पाथ हम ले रहे हैं उसमें अल्टरनेटिवली प्लस माइनस करते हाँ, ऑल्टरनेटिवली प्लस माइनस करना है। और सिमिलरली हैं। फिर आप टेन वाले कॉस्ट पे गए, अब देखो यहाँ पे आपने माइनस थीटा किया है, तो आपने जितना माइनस किया उतना प्लस भी तो करोगे, क्योंकि आपकी कंडीशन क्या थी, सप्लाई इक्वल टू डिमांड, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पे 30 पे आए, अब यहाँ पे आपने इस रो में प्लस थीटा किया है, 5 प्लस थीटा, तो यहाँ पे आपको जो प्लस थीटा किया है उसको माइनस भी तो करना होगा ना आपको, उसके बैलेंस करने के लिए तो डिमांड और हमेशा सप्लाई को। मतलब इवन नंबर ऑफ सेल्स का वो बनाना है लूप, हाँ, और नंबर, हाँ नंबर ऑफ ऐसे ही, सेल्स का नहीं बना सकते। हाँ। और उसके बाद आपको क्या करना है, इसमें थीटा आपकी क्या होगी, जो मिनिमम आपकी जो नेगेटिव है ना, जैसे ये 10 माइनस थीटा और 15 माइनस थीटा, तो थीटा आपका क्या होगा, ये मिनिमम ऑफ 10, 15 जो नेगेटिव वाले के साथ एसोसिएट होगा ना एलोकेशन, उसका मिनिमम आप थीटा ले सकते हो। क्यों? क्योंकि सपोज करो आप मैक्स ले लेते हो तो 15 आ गया, तो 10 माइनस 15 माइनस 5, यहाँ हम आप -5 तो एलोकेट करोगे नहीं, हाँ। और थीटा 0 लेने का, तो अगर आप यहाँ पे देखोगे, ये वाला देखोगे थीटा और 5+5 वाला मिनिमम लोगे, तो इसमें कोई पॉइंट बनता नहीं है आपका 0 एलोकेट करने का। बेसिकली आपको जो नेगेटिव वाला होता है ना, 10 माइनस नेगेटिव से जो एसोसिएट होता है एलोकेशन, उसका मिनिमम लेना होता है। तो आपने थीटा क्या लिया, मिनिमम ऑफ 10, 15, और आपका थीटा क्या आ गया, 10। अब आपने क्या किया इसमें 10 आ गया, अब आपने थीटा की जगह ना यहाँ पे सारा 10 से रिप्लेस कर दो, तो आपका क्या नेक्स्ट मैट्रिक्स बनेगी, आपकी यहाँ पे यही मैट्रिक्स बनेगी ना, ये तो मैंने नेक्स्ट लिखा हुआ है, देखो यहाँ पे आपका 10 आ जाएगा, 30 पे आपका 0 आ जाएगा क्योंकि 10 माइनस थीटा था, देखो यहाँ पे 8 पे आपकी 10 आ गई, थीटा की वैल्यू आपने 10 से रिप्लेस कर दी, 15 पे आपकी 15 माइनस 10 5 एलोकेट हो गई, 10 पे आपकी 5 प्लस 10 15 एलोकेट हो गई, और 30 पे आपकी 0 एलोकेशन होगी। 0 एलोकेशन हमें दिखाने की जरूरत नहीं होती है, तो ये आपकी नई तो ये एलोकेशन का, थीटा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे? ये थीटा आपके इम्प्रूव सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे जेड जे माइनस सी जे आपका लेस देन 0 हो जाता था, तो फिर आप आगे चलते थे ना, बेसिक मैट्रिक्स में नया वेरिएबल इंट्रोड्यूस करते थे, हाँ, वैसा ही चल रहा है। और ये जो वैसे सेल्स में नंबर है ये कॉस्ट है ना? जो ये 30 और 8 है, हाँ, मतलब जो ये नंबर्स हैं S1 D1 सेल में वो कॉस्ट है। हाँ ये कॉस्ट है, जो ये 19 15 5 जो हमें गिवन होती है वो कॉस्ट होती है, ठीक है। तो फिर हम बाद में ये एलोकेशंस चेंज कर लेते हैं कि थीटा की जगह हमने मिनिमम ऑफ 10, 15 रखा, 10 आया, तो बाकी कैलकुलेशंस करके हमने फिर एलोकेशन कर दी, और 0 को हम एलोकेट नहीं करते हैं, जैसे यहाँ 10 माइनस 10 0 होगा तो उसे एलोकेशन में नहीं काउंट करेंगे। सो आपने दो केसेस बताए थे एक बारी कि इस सेल में अगर कॉस्ट दिया है और एक और केस हो सकता है कि प्राइस प्रॉफिट दिया है, तो प्रॉफिट हाँ, प्रॉफिट दिया हुआ है तो प्रॉफिट, तो उसे हम दोनों कॉस्ट में केसेस में चेंज अलग करते अलग हैं। लेंगे ना? तो उस मतलब कॉस्ट वाले केस में थीटा मिनिमम करना है और प्रॉफिट वाले में मैक्सिमम करना होगा। नहीं, प्रॉफिट वाले में ना हम कॉस्ट में ही चेंज करते हैं उसे, आगे केस अच्छा, आएगा, वो उसको एक्सेप्शन चेंज है। कर देते हैं। हाँ, अच्छा, ठीक। ठीक है, बाकी लोगों को समझ में आया?
देखो अब सेकंड हम क्या करेंगे, अब हमने यहाँ पे 10 एलोकेट कर दिया, सारी वैल्यूज जितनी भी एलोकेशंस थी वो सब कर ली है। अब क्या करेंगे, यूआई वीजेस हम कैलकुलेट कर लेंगे कि अब एलोकेशंस देखो आपकी कितनी हो गई है, 1 2 3 4 5 6 उतनी एलोकेशन, सॉरी उतनी ही रहेगी। अब आपको वो देखना है कि मैक्सिमम एलोकेशन कहाँ है। देखो फर्स्ट रो में है, थर्ड रो में है, फर्स्ट कॉलम में, थर्ड कॉलम, सेकंड कॉलम में भी है। अब उसमें आप देख लो कि आपको अपना जीरो किसको लेना है। अब मैंने यहाँ पे U3 को जीरो ले रखा है क्योंकि यहाँ पे 2 एलोकेशन, तीन एलोकेशन है यहाँ तो 10 5 और 10, तो मैक्सिमम 3 एलोकेशन है, तो मैंने U3 को जीरो लिया, अपने यूआईज और वीजेस कैलकुलेट किए, और उसके बाद फिर मैंने फिर से अपना वो क्या बोलते हैं लूप बनाया अपना। पहले तो DIJs कैलकुलेट किए, DIJ मेरा जिसके लिए नेगेटिव आया उसके लिए फिर मैंने लूप बनाया। अब DIJ मेरा 8 के लिए ही वो क्या बोलते हैं नेगेटिव आ रहा था, तो मैंने क्या किया 10 प्लस थीटा किया, और उसके बाद नेक्स्ट एलोकेशन मैंने यहाँ 10 पे लिया है, 10 माइनस थीटा। आप कैसे, आपको ऐसा लूप नहीं बनाना है कि आपको स्क्वायर लूप बनाना है, मतलब कि आपके जैसे यहाँ पे अगर आप 8 के बाद 15 लेते हो और उसके बाद फिर आप कहाँ से स्क्वायर लूप बनाओगे, मतलब या तो आप 10 पे जाओगे, एलोकेशन जहाँ पे होगी वहीं पे ही तो आपका लूप बनेगा ना। तो देखो आप या तो 10 पे जाओ, सॉरी यहाँ तो 5 पे था ना, 5 पे आप मिनिमम आया था DIJ लेस देन 0, तो आप 5 से शुरू करोगे, तो आप कहाँ पे जाओगे, आप ऐसे तो जाओगे नहीं, या तो 10 या तो 15 10 पे तो जा नहीं सकते क्योंकि आपको स्क्वायर लूप बनाना है, कंटिन्यूस होना चाहिए वो लूप। तो ऑलवेज हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली मूव करना है। हाँ, तो आपने क्या किया, 5 से आप क्या कहाँ पे गए, 19 पे, 19 से 8 पे, 8 पे 8 से 10 पे, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो 5 से 10 पे गए, 10 से 8 पे, 8 पे 19 पे, और जैसे हम फिर थीटा होगा आपका मिनिमम ऑफ 10, 30 जो कि 10 हो जाएगा, उसके बाद फिर आप थीटा की जगह 10 रिप्लेस करके, और जो आपका नया मैट्रिक्स आएगा वो आपका ऑप्टिमल होगा, आई गेस ऑप्टिमल ही होगा वो, नहीं तो आप आगे फिर से सॉल्व उसका क्लोज नहीं है वो ऑप्टिमल, आपने फिर से क्लोज पाथ बनाया हुआ है। तो तो ऐसे क्या ही कब आप पता चलेगा कि हम ऑप्टिमल सोल्यूशन पे पहुंच गए? जब आपके कैसे सारे पता DIJ ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाएंगे तब आपका ऑप्टिमल आ जाएगा वो सॉल्यूशन, नहीं तो आप चलते रहोगे, ये थोड़ा लेंदी प्रोसेस है। ठीक है, यहाँ तक सबको समझ में आया? यहाँ तक सबको समझ में आया मोदी मेथड कैसे करना है? इसकी फुल फॉर्म क्या है मोदी की? मॉडिफाइड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, ऐसी ही था कुछ, मॉडिफाइड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। ठीक है, आप लोगों को समझ में आ गया ये कैसे करना है, थीटा कैसे लेना है, ये थोड़ा ट्रिकी है, बस इसमें लूप बनाने का है कि लूप कैसे बनाने हो। लूप आपको रेक्टेंगल या स्क्वायर शेप में ही बनाने हैं, और वहीं यहाँ वहां से शुरू होगा जहाँ पे आपका DIJ मोस्ट नेगेटिव है उस वाले पॉइंट से शुरू होगा, और जहाँ पे फिर आप बाकी सारी जगह वहां एलोकेट करोगे जहाँ पे आपके ऑलरेडी एलोकेशन हो ही रखी है, क्योंकि तभी आप माइनस थीटा और प्लस थीटा वहां पे कर पाओगे। अच्छा, जहाँ पे एलोकेशन हो रखी है वहीं पर रुकना है, एज एज वहीं पे लेना है वर्टिकल। हाँ, एज वहीं पे लेना है, क्योंकि उसके बाद तो अगर आप वहां पे नहीं लोगे तो फिर आप प्लस थीटा लिखोगे तो वो तो आप ऑलरेडी कर चुके हैं ना, तो आपको उससे मतलब कि क्या ही फायदा होगा। दो जगह मतलब कि आपका हाँ। सप्लाई इक्वल टू डिमांड वाली कंस्ट्रेंट तो वायलेट हो जाएगी ना। अच्छा। किसी को कोई डाउट है? ये वाला क्वेश्चन है, इस वाले का फिजिबल सॉल्यूशन निकाल के बताओ मुझे वैम से। और सभी करना। इसमें तो मतलब इनिशियल फिजिबल सोल्यूशन निकाल के दिया है ना? ये मैंने करा हुआ है खुद से, वैसे तो आप लोग ये मत देखना, ये जो एलोकेट हुए हुए हैं आप लोग सिर्फ
देखो कि सप्लाई कितना है, डिमांड कितना है, और मैट्रिक्स में सिर्फ ये 25, 26, 30, बाकी एलोकेशंस आप खुद लोग करो। और ये मैंने वैसे भी वैम से नहीं किया हुआ है, आप लोग वैम से करके बताओ मुझे। अच्छा, डिफरेंट मेथड से करने पे डिफरेंट इनिशियल सोल्यूशन आती है क्या? हाँ हाँ, डिफरेंट कॉस्ट आएगी आपकी। जैसे कॉस्ट है ना, तो आपकी मिनिमम कॉस्ट डिफरेंट आएगी। जैसे NCWM नॉट कॉस्ट वेस्ट मेथड से क्या होता है कि आपका वो मतलब कि सबसे बेकार मेथड होता है, तो उससे आपकी कॉस्ट सबसे ज्यादा आती है। LCM आपका थोड़ा उससे अच्छा होता है, तो उससे थोड़ी कम आती है कॉस्ट। और वैम आपका सबसे अच्छा होता है, तो उससे नियरेस्ट टू ऑप्टिमल आपकी कॉस्ट आती है। हो गया सबका? डीजनरेट आ रहा है ना? ठीक है, करो। बताना डीजनरेट, आप लोग बताना डीजनरेट आ रहा है या नॉन डीजनरेट आ रहा है, और कितनी कॉस्ट आ रही है। ऑप्टिमैलिटी तक, ऑप्टिमैलिटी मत करना, सिर्फ फिजिबल वाला करना।
कितनी एलोकेशंस आ रही हैं? अब तक तो हो गया होगा। हेलो, आप लोगों को अभी तक हुआ नहीं है क्या? हेलो, एम आई ऑडिबल? हेलो, एम आई ऑडिबल? हाँ 2000 इसका है हेलो, इसमें यू आर ऑडिबल। वो अभी क्वेश्चन हुआ नहीं। अच्छा ठीक है, कर लेना आप लोग, फिर हम लोग आगे चलते हैं। अब आप ये आपके कंडीशंस है, जो कुछ एक्सेप्शंस है ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम के, जो हमने एक डीजनरेसी वाला तो देख लिया था कि आपके अगर m प्लस एन माइन आपके नंबर ऑफ एलोकेशन m प्लस एन माइनस वन के इक्वल नहीं होती है तो वहां पे फिर आपका डीजनरेसी क्रिएट होती है। अब इसमें क्या है कि आपका वो डीजनरेसी इनिशियल सॉल्यूशन में भी लाइक हम पहले जब हम फर्स्ट निकालते हैं तब भी हमारी डीजनरेसी आ सकती है, या फिर हमें हर मतलब कि हर आइट्रेशन पे हमें चेक करना है कि हमारे m प्लस एन माइनस वन के टोटल नंबर ऑफ एलोकेशन होना चाहिए। ठीक है, अब आप डीजनरेसी को ट्रीट कैसे करते हो? डीजनरेसी को ट्रीट करने के लिए आप क्या करते हो कि एक एप्सिलॉन लेते हो, जो कि एक बहुत ज्यादा स्मॉल क्वांटिटी होती है ग्रेटर देन जीरो, और वो आप एक अनऑक्यूपाइड सेल पे एलोकेट कर देते हो आपको एप्सिलॉन को। तो उससे क्या होता है कि आपके सॉल्यूशन पे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपके जो एप्सिलॉन होती है उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा स्मॉल होती है, तो जो आपका आंसर है वो तो वही ही आएगा। सिर्फ आप क्या करते हो, डीजनरेसी को सॉल्व करने के लिए उसे अनऑक्यूपाइड सेल में कन्वर्ट करते हो। लाइक अगर आपका n माइनस वन सिक्स है और नंबर ऑफ एलोकेशन आपके 5 है, तो अगर आप एक एप्सिलॉन अनऑक्यूपाइड सेल में ऐड कर दोगे तो आपका क्या होगा, तो आपके जो नंबर ऑफ एलोकेशन है वो भी 6 हो जाएंगे, और m प्लस एन माइनस वन तो ऑलरेडी 6 था, तो आपका जो सॉल्यूशन होगा वो नॉन डिजनरेट हो जाएगा ना। उसके बाद फिर आपको जैसे आप सॉल्यूशन निकाल देते, फिजिबल सॉल्यूशन निकाल देते, या जैसे भी निकाल देते आप वो कंटिन्यू कर सकते हो। डीजनरेसी के केस में आपको ये करना होता है कि आपको एप्सिलॉन ऐड करना होता है जिसकी वैल्यू बहुत स्मॉल होती है, और वो अनऑक्यूपाइड सेल पे आप लोग एलोकेट करते हो। डीजनरेसी का तो मीन यही होता था ना कि दो सॉल्यूशंस होते हैं सेम पॉइंट पे। डीजनरेसी का इसमें तो ये है ना कि आपके m माइनस वन से अगर जो नंबर ऑफ एलोकेशन है वो लेस हो तो आपका डीजनरेट सॉल्यूशन आएगा। अच्छा, तो तो टोटल इसमें आप एलोकेशन m प्लस n माइनस वन होना चाहिए। हाँ, तो फिर अगर आपका क्या होगा, अगर आप तो आपको क्या करना पड़ेगा, टोटल नंबर ऑफ एलोकेशन सपोज करो आपके कम है, तो आप अगर एक अनऑक्यूपाइड सेल पे एक एलोकेशन ऐड कर दोगे जिसकी वैल्यू बहुत छोटी है पर ग्रेटर देन जीरो, सपोज करो 0.001 है, तो उसका तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना।
आपकी एलोकेशन 0.001 है, अगर आप उसने ऐड भी कर दी तो क्या ही फर्क पड़ रहा है, आपका वो टोटल कॉस्ट तो उतना ही रहेगा, सिर्फ आपका क्या होगा, जो डीजनरेसी आ रही थी वो आपकी रिमूव हो जाएगी, ठीक है। अच्छा। सिर्फ यही कॉन्सेप्ट है इसका। और सब्सिक्वेंट आइट्रेशन में भी आ सकते हैं, जैसे कि मैंने बताया कि m+n-1 आपको हर आइट्रेशन पे चेक करने है कि वो नंबर ऑफ एलोकेशंस के इक्वल है या नहीं, और जब भी आपको वो नंबर ऑफ एलोकेशंस के इक्वल नहीं आएगी तब आपको यही एप्सिलॉन एक क्वांटिटी ऐड करनी है टेबल में अपने अनऑक्यूपाइड सेल्स में। अब देखो, जो मैं शुरुआत में आपको बता रही थी ना कि अनबैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम होता है कि सप्लाई ज्यादा हो सकती है या फिर डिमांड ज्यादा हो सकती है। हमारी नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन तो ये है आपकी टोटल सप्लाई टोटल डिमांड के इक्वल होनी चाहिए। अब आपकी क्या देखा है, देखो इसमें क्या दिखा रखा है कि आपकी टोटल सप्लाई है वो डिमांड टोटल डिमांड से ज्यादा हो गई, तो आप क्या करोगे कि आप एक डमी डेस्टिनेशन इंट्रोड्यूस करोगे। डमी डेस्टिनेशन क्यों इंट्रोड्यूस करोगे, डमी डेस्टिनेशन आप क्यों इंट्रोड्यूस करोगे, क्योंकि आपकी डिमांड कम है। अगर आपकी सप्लाई कम होती तो आप डमी सप्लाई इंट्रोड्यूस करते, तो आप डमी डेस्टिनेशन इंट्रोड्यूस करोगे और जो उसकी कॉस्ट होगी ना वो सारी जीरो होगी। सिर्फ आपने वो किस लिए किया है कि आपको एलोकेशन, मतलब कि आपकी टोटल सप्लाई इक्वल टू टोटल डिमांड हो सके, मतलब कि आप उसमें एलोकेट कर पाओ, पर उसका हमारे कॉस्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम जो डमी डिमांड वाली रो या कॉलम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं उसकी कॉस्ट तो जीरो है, तो अगर आप फाइनल में उसे जीरो से मल्टीप्लाई करोगे तो वो तो जीरो ही आ जाएगा, उस वाले का एलोकेशन का सम, टोटल कॉस्ट उसकी तो जीरो ही आ जाएगी ना, बाकी सबका सेम ही रहेगा। बट आपने सिर्फ इसे बैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम बनाने के लिए आपने ये इंट्रोड्यूस किया है डमी डेस्टिनेशन। ओके। और ऐसे ही आपका सप्लाई में है कि आपका अगर सप्लाई कम हो तो एक आप डमी सप्लाई इंट्रोड्यूस करते हो, डमी सोर्स इंट्रोड्यूस करते हो, और उसमें भी आपको कॉस्ट की वैल्यू क्या लेनी है, जीरो लेनी है, सिर्फ आपको एलोकेट करना है उस जगह पे। अभी हम इसके क्वेश्चंस देखेंगे। और ये ऑल्टरनेट सॉल्यूशन अभी मैंने बताया था कि ऑल्टरनेट सॉल्यूशन कब एग्जिस्ट करता है, जब आपकी डीआईजे इक्वल टू जीरो हो जाता है तो आपका ऑल्टरनेट सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है। अब आपका प्रोहिबिटेड ट्रांसपोर्टेशन रूट क्या होता है, कई बार अब क्या होता है कि आप एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हो, पर क्या होता है कि सिचुएशन ऐसी होती है कि आप ट्रांसपोर्ट नहीं कर पाते अपने मटेरियल को, लाइक स्नो है, फ्लड है, या फिर कुछ भी ट्रैफिक रेगुलेशंस या फिर कुछ भी काम हो रहा है, आप लोग नहीं ट्रांसपोर्ट कर पा रहे। जैसे 1 से 2 पे जाना है आपको, अगर आप 1 से 2 सोर्स 1 से और डेस्टिनेशन 2 पे जाना है पर आप नहीं कर पा रहे वहां से ट्रांसपोर्टेशन, तो आप क्या करते हो कि आप उस सेल में एम एक कॉस्ट होती है जो बहुत बड़ी होती है, मतलब एक लार्ज कॉस्ट को आप एलोकेट कर देते हो उस सेल में जहाँ जो आपका प्रोहिबिटेड रूट होता है। उससे क्या होगा कि आपको क्या करना होता है वैम में, आप हमेशा क्या करते हो, लीस्ट कॉस्ट पे एलोकेट करते हो ना। अब आप अगर आप लार्ज कॉस्ट पे लार्ज कॉस्ट डाल दोगे एम, तो फिर आप उस पर तो एलोकेशन करोगे ही नहीं, तो वो हमारा एक सबसे प्रोहिबिटेड ही हो गया रूट। समझ में आया ये प्रोहिबिटेड वाला हम कैसे डील करेंगे। हाँ, सो उसको बहुत लार्ज कर देंगे, पर हाँ उससे क्या फर्क पड़ेगा, बाकी किसी और में फिर एलोकेट होएगा, उसमें कभी हाँ होएगा ही नहीं इस तरह से। तभी तो इसलिए तो हमने एलोकेट किया है कि हमें प्रोहिबिटेड का क्या करना है, हमें सिर्फ एम से एलोकेट एम डाल देना है, क्योंकि कोई भी नहीं चाहेगा कि उसका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ज्यादा हो, तो फर्क कुछ नहीं पड़ेगा। सिर्फ हमें ये केसेस दे रखे हैं कि ऐसे अगर ऐसे केसेस होते हैं तो हम ट्रांसपोर्टेशन टेबल में ये नोटेशंस यूज करते हैं, ठीक है। अब देखो, अब मैक्सिमाइजेशन ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम क्या होता है। अब जैसे प्रॉफिट वाला केस आया था ना कि हमें प्रॉफिट तो मैक्सिमाइज करना होता है, तो हम फिर उसका कैसे करेंगे, क्या लेंगे, तो हम क्या करते हैं, इसमें हमें क्या करना होता है, इसमें हम इसे मिनिमाइजेशन में ही कन्वर्ट कर देते हैं। अब मिनिमाइजेशन में कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है कि आप पूरे टेबल में से जो मैक्सिमाइजेशन वाला आपको पहले टेबल दे रखा है उसमें से आपको मैक्सिमम एलिमेंट निकालना है, मतलब मैक्सिमम वैल्यू होगी पूरे टेबल की वो निकालनी है, और उसे जो भी आपके बाकी सारे एलिमेंट्स है ना उनको माइनस करके जो वैल्यूज आएगी वो रेस्पेक्टिवली लिखना है, लाइक यहाँ पे वो भी होगा। अब देखो एक बार क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो यहाँ पे आपने क्या है कि आपकी सप्लाई दे रखी थी 300 और डिमांड आपकी कितनी है, कैलकुलेट करके देखना, ये शायद 305 आएगी। ये आपका डमी सप्लाई और डमी डेस्टिनेशन वाला है कि आपकी जो सप्लाई थी वो तो थी 300
और आपकी जो डिमांड थी वो आपकी है 305। तो आपकी क्या है कि सप्लाई आपकी कम है डिमांड से। तो देखो आपने एक डमी सोर्स ऐड किया है और जिसकी कॉस्ट सारी क्या है 0, और आपने यहाँ पे सप्लाई कितनी कर दी है 5, ताकि आपकी सप्लाई इक्वल टू डिमांड की जो कंडीशन थी वो सेटिस्फाई हो गई। और फिर बाकी आप जैसे फिर अब जैसे करते थे ट्रांसपोर्टेशन टेबल को सॉल्व, वैसे ही करना है। तो ये आया समझ में कि डमी सप्लाई हमने क्यों ऐड की है? हाँ वो बैलेंस करने के लिए कंडीशन। बैलेंस करने के लिए। और बाकी फिर हम सेम वैसे ही करेंगे जैसे सॉल्व करते थे। इसमें वो वाला नहीं दे रखा कि जिसमें हम मैक्सिमम दे रहा, मैक्सिमम वाला। पर आप सपोज करो ये मैक्सिमम वाला है आपका, जो टेबल दिख रहा है ना आपको 90 50 0 90 70 0, सपोज करो कि ये आपका मैक्सिमाइजेशन केस है, मतलब आपको प्रॉफिट दे रखा है। अब आप क्या करोगे, इसमें से हाईएस्ट वाला हाईएस्ट एलिमेंट देखोगे कि हाईएस्ट एलिमेंट कौन सा है। इसमें से क्या है हाईएस्ट एलिमेंट आप लोगों का? 90 90 नहीं 130 है, 130 है। अब आप क्या करोगे, इन सबको 130 से माइनस कर दोगे। देखो 130 माइनस 90 आपका हो गया 40। ऐसे ही आप बाकी सारे एलिमेंट्स को भी 40 40 30 30, मतलब कि पूरी टेबल ही चेंज हो जाएगी। और जो टेबल आएगी ना उसके बाद वो आपकी मिनिमाइजेशन वाली होगी। फिर आप जैसे सेम बाकी सारे रूल्स आपने पढ़े हैं वैसे ही लगाओगे। और ये 130 को भी 130 से माइनस करना है। हाँ, तो वहां पे 0 हो जाएगा। सबको हाईएस्ट वाले से माइनस करना है। यहाँ तक सबको समझ में आया? कोई डाउट? सिर्फ एक ही बच्चा पढ़ रहा है क्या? ये मत सोचना पेपर नहीं होंगे। मैम से मैंने पूछा था, मैम बोल रही थी अभी कुछ कंफर्म नहीं है। डीन पे डिपेंड करेगा वो कि आप लोगों के पेपर होंगे कि नहीं होंगे। कहीं ये सोच के बैठे हो कि पेपर नहीं होंगे तो पढ़ना नहीं है। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है? ठीक है, फिर आपका एक ही टॉपिक रह रहा है, वो नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। आई गेस यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम होगी नहीं, तभी कोई जवाब नहीं दे रहा है। और नेक्स्ट क्लास से उसे अटेंडेंस भी नहीं मिलेगी। और अभी आपके इंटरनल के मार्क्स ना आपकी जो क्लास परफॉर्मेंस होता है उस पे भी उसके बेसिस पे भी होते हैं, तो ध्यान रखा करो थोड़ा। मैम वैसे लास्ट टॉपिक था इस मतलब यूनिट के लास्ट टॉपिक था ट्रांसपोर्टेशन, और एक असाइनमेंट प्रॉब्लम वाला भी है। असाइनमेंट प्रॉब्लम रह रहा है ये। उसमें क्या होता है असाइनमेंट प्रॉब्लम? असाइनमेंट प्रॉब्लम में लाइक आपके पास डिफरेंट डिफरेंट जॉब्स है, और आपके पास सपोज करो 5 मैन है और 5 जॉब्स है, तो आप एक मैन को एक जॉब ही असाइन कर पाओगे ना। तो ऐसे टाइप के प्रॉब्लम्स को हम यहाँ पे डील करेंगे कि एक मैन को एक असाइन करना है। असाइनमेंट यहाँ पे हम मेथड्स वैसे ही होते हैं जैसे ट्रांसपोर्टेशन में मतलब नहीं, इसका हंगेरियन मेथड इसका अलग है थोड़ा, पर हाँ इजी है। और किसी को कोई डाउट? ठीक है, फिर ये असाइनमेंट प्रॉब्लम नेक्स्ट क्लास में करते हैं, अभी ये कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो हम ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम्स में आप मेथड्स बता दो क्या क्या आपने कराए थे। एक तो वो 3 तरह के मेथड्स थे जिसमें से सिर्फ वैम करना है, और फिर सॉल्यूशन के लिए ये मोदी मेथड है, और कुछ तो नहीं होगा। नहीं, आपको वैम और मोदी से ही करना है। वैम से आपको फिजिबल सॉल्यूशन निकालना है और मोदी से आपको ऑप्टिमैलिटी चेक करनी है, और ऑप्टिमल मतलब कि ऑप्टिमैलिटी चेक करके बताना है कि क्या सॉल्यूशन आएगा। और उसके बाद फिर
दो तीन तरह के अल्टरनेट सोल्यूशन हाँ ये आपके एक्सेप्शंस हैं, हाँ एक्सेप्शंस है, पर ये है तो उसी मतलब होंगे सब सॉल्व उसी मेथड से। और ये मैक्सिमाइजेशन वाला मिनिमाइजेशन में कन्वर्ट करोगे तो फिर बाद में ये उससे ही सॉल्व होगा, उसी मेथड से सॉल्व होगा। ठीक है। और वैसा आता है क्वेश्चन, मतलब जो आप कह रहे थे कि जो एक इनफाइनाइट कॉस्ट ऐड करने वाला था, वैसा आता है क्वेश्चन पेपर में? कैसा कॉस्ट? जो इनफाइनाइट कॉस्ट ऐड कर देते थे। इनफाइनाइट कॉस्ट वाला अगर आएगा भी तो क्या होगा, मतलब कि उसमें आपको एम बस आपको एक वैल्यू उसमें एलोकेट करनी है, और बाकी उस पे आपके फाइनल एलोकेशंस तो कहीं होगी नहीं ना। ठीक है, बाकी अगर बस आप सारा वैसे ही सॉल्व करना है जैसे नॉर्मल हम करते हैं, बस हाँ एक दो सारा इनिशियल। हाँ वैसे ही सॉल्व करना है वो आपका, मतलब अगर क्वेश्चन में गिवन भी होता है तो आपको क्या करना है, आपको तो लीस्ट कॉस्ट पे हमेशा एलोकेशन करनी होती है, और एम आपकी सबसे लार्ज वैल्यू है तो उस पर तो कभी भी एलोकेशन होएगी ही नहीं। हाँ बिल्कुल। और कोई डाउट? No. ओके फिर नेक्स्ट क्लास में करते हैं ये। ऋतिक अटेंडेंस ले ली ना? यस मैम। और नेक्स्ट क्लास से ध्यान देना, जो क्लास में पूछता है या फिर ध्यान देता है उसी की अटेंडेंस लेना, बाकी सबको बता देना, एब्सेंट मार्क कर देना। ओके मैम। ठीक है। भाई मतलब ये पेपर होना भी पॉसिबल है क्या? मतलब मैम क्या बोल रही हैं यार, मेरे तो अबे कुछ नहीं होंगे कान में यार, नहीं आ नहीं होंगे, भाई मैं घबरा गया नहीं एकदम होंगे से। भाई, नहीं होंगे। रहा। मैं खुद घबरा गया यार, मैंने तो बंद ही कर दिया, मतलब पेपर इंटरनल होने के बाद। देखो कुछ भी हो सकता है, इसलिए कह रहा हूँ, मैम का कुछ नहीं पता। ये वैसे माइनर ऐसा टू कुछ नहीं वाली है बात जैसा तू हुई सोच रहा है आयुष, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। तो पेपर भी भाई नहीं होंगे। भाई भाई पेपर नहीं होंगे तो फिर ये इसको तो मार्क्स लगाने कैसे करके 100 में से 25 में अरे से वो तो लगेंगे सबके, नहीं एट द अरे एंड। अरे अरे भाई वो सबके लगाएंगी पता है मैम, उसमें मतलब तुमने एक वैसे पर्टिकुलर भी। लाइन पढ़ी थी कि हम फेल नहीं कर सकते किसी को, और वैसे भी यार लेडीज हाँ, टीचर यार, और मैंने यही मतलब लाइन दयालु 4 बार होती हैं, लिख के सबके सबके वो और अच्छे अपने नंबर रखेंगे। डेस्क एक के बात आगे बता, चिपका दी आज जहाँ पे तक मैं कोई गेम खेलता हूँ आ, क्लास के आ, टाइम। आज तक कोई फेल हुआ है जो तू कह रहा हाँ है कि हुए फेल हैं। नहीं कर सकते? सेमेस्टर 1 में हुए हो कोई भी फेल? सब 60% से ऊपर हाँ लेके बैठे हो और कह रहे हो कोई भी फेल अब नहीं हुआ? तो भाई जिन्होंने सबने कड़ी मेहनतें करी थी रात रात जाग के। पता है मुझे। आलू ही था, आलू तो नहीं। स्पेशली मैंने की थी भाई मेहनत तो, हाँ असली और मेहनत। क्या, बे भाई मतलब अनिकेत, लाहौरी नमक। हाँ अनिकेत ने भाई बहुत पढ़ाई करी और शिवम गोपाल ने मदद। हाँ हाँ, हाँ मेरे पास सारी अनिकेत ने चैट्स तो हैं। कुछ ज्यादा ही। हाँ चल ठीक अनिकेत है, भाई इतना पढ़ता था और अब तो डीएस में भी पढ़ता है लौंडा। हाँ भाई लेकिन एक बात है भाई, ये अनिकेत बेचारा मेहनती गरीब है, बच्चा इसने है। मैम भाई के आगे बोला सबसे आई डोंट हैव माइक। सबसे सबसे ज्यादा कौन तो बोला, कौन सुशांक बोला पढ़ भाई? सबसे ज्यादा ये सुशांक ये पढ़ता अनिकेत है ना मक्खवाली। बंजर मैम। आदमी बोला मैम आई एम वेरी वेरी पुअर, आई डोंट एबल टू अफोर्ड अ माइक, सो प्लीज ग्रांट मी। नहीं आया तो वो कह रही कि भाई अमन यादव से बोलो यार कि वो क्लास ले, वरना फेल भाई कर दूंगी। तुम्हें दिखाना है एक्सपेरिमेंट भाई करके, तुम्हारा ग्रुप आते ही नहीं है, कम से कम अटेंडेंस ले लो आके। अब तेरा हाँ माइक अब कैसे आ गया? यार अच्छा आए। 3 करोड़ डोनेशन मिल चुकी, सॉरी। और क्या भाई। 3 करोड़ मिलने के बाद यहाँ थोड़ी होता है। लक्ष्मी चिट फंड में इन्वेस्ट कर देता। 3 करोड़ में अगर इस पे होते ना, माँ कसम ये सारे टीचरों को अपने पास बिठा के रखता। अच्छा
भाई सच्ची बता रहा हूँ, हद से हद, हद से हद। 3 लाख या 4 लाख का खेल है बस बीटेक, पूरी सोच से, फीस से अलग। अच्छा, अपने कॉलेज में भी हो सकता है ऐसा? भाई हो क्या नहीं सकता, अच्छा। राज कुंद्रा की वो भी लीक हुई है ना। कुछ भी हो सकता है। अच्छा, हाँ ये भी है यार। हाँ ये बताओ यार, तुम सब सारी क्लासेस ले रहे हो क्या? मैं मैं तो भाई यार लेता बहुत नहीं, दिन देख से मैंने इस, ग्रुप पे मेरे यार घर वालों को एक्टिव तो नहीं यूं आ रहा, लगने मैं लग बहुत गया दिन। मैंने कॉलेज छोड़ दिया, एक भी क्लास लेता नहीं हूँ मैं, 1 महीना हो गया। मेरा खुद यार यही हाल है, मैं गांव में